नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान साथ में ही मानसिक योग्यता हिंदी से रिलेटेड 50 प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को आज सॉल्व करेंगे। यह जो हमारी श्रृंखला है प्रैक्टिस सेट है। यह आगामी जो परीक्षाएं होती है वनडे एग्जामिनेशन, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, एसआई की हो, आरपीएफ की हो, या फिर रेलवे पुलिस का आया है, एनटीपीसी का आया है, रेलवे का आया है, इन सब परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होती है। तो आइए हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता था? लघु पाषाण काल का औजार या माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब छोटा औजार, इसमें छोटे छोटे औजार होते थे। 4 विकल्प दिया गया है: पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो हम जानते हैं कि जो लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था, जिस पाषाण काल के औजारों को, औजार मतलब जो उपकरण होते थे, शस्त्र होते थे, तो यह मध्य पाषाण काल। इसका आंसर क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण औजार कहा जाता था। विकल्प बी हमारा सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पाबोस पद्धति और नवरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता था? सिजदा एवं पाबोस पद्धति जो होती है उसमें क्या, घुटने के बल आकर जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसको उसका अभिवादन करना, उसके पैरों को चूमना, इसी को हम सिजदा एवं पाबोस पद्धति कहा जाता था। सिजदा एवं पाबोस पद्धति का विकास और नवरोज जो त्योहार था, इसका आरंभ करने के लिए किसे जाना जाता है? बार बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 विकल्प है: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और औरंगजेब। तो यह हमारा ऑप्शन सी बलबन। बलबन को जाना जाता है सिजदा एवं पाबोस प्रथा प्रारंभ करने वाला शासक था, और नवरोज जो त्योहार होता था उसको भी प्रारंभ करने का श्रेय बलबन को ही जाता है। अब अगला हमारा प्रश्न है: प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, यह लगभग 2 वर्षों तक युद्ध चला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ? विजयी कौन हुआ जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला, इसमें कौन विजयी हुआ था? 4 विकल्प हैं। इसमें हम बात करते हैं हैदराबाद का निजाम, मराठा सेना, हैदर अली और अंग्रेज। तो हम जानते थे कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था उसमें हैदर अली को विजय प्राप्त हुई थी और हैदर अली ही जीते थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, यह प्रश्न पूछा जाता है। 1942 में किस तारीख को क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो 23 मार्च, डेट नोट करिए, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बहरहाल हम आधुनिक इतिहास जब इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास का जो सेगमेंट होगा उसमें हम सभी को डिटेल बात करेंगे। अभी प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछ रहा है। बार बार प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है जो क्रिप्स मिशन था वह भारत कब आया था, तो हम बताएंगे कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं: स्टैनली बाल्डविन, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। तो हम जानते थे कि जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। लिखने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? इसमें तीन प्रश्न आप लोग देखेंगे। पहला, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कौन सा अधिवेशन था, मतलब यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। यह जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसी में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव को किसने पारित किया था? सिकंदर हयात खान एक थे, उन्होंने पारित किया था। नाम था सिकंदर हयात खान।
तो ये दो हो गए। अब तीसरा जो प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। 4 विकल्प है, वर्ष 1942, वर्ष 1947, 1937, 1940। तो हम जानते थे कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में सिकंदर हयात खान के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी और उसका विचार रखा था। तो हमारा विकल्प सी सही हुआ। अब किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। भूमिगत गतिविधि मतलब समझ रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वाली कौन महिला, या जो महिला अरुणा आसफ अली थी, वह किस स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही मानी जाती है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में। वैसे उस समय कई छोटे आंदोलन होते थे, बीच बीच में आंदोलन को रोक दिया जाता था ताकि भारत के लोग एकत्र होकर पुनः उस आंदोलन में भाग ले लें। 4 विकल्प है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो हम जानते हैं कि जो अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय थी, या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप कमेंट में बताइएगा। अगला, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। CR फार्मूला किसने बनाया था, अब इस बात को समझिए। 4 विकल्प हैं, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, C राजगोपालचारी, BP मेनन। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, C राजगोपालचारी ने बनाया था CR फार्मूला। विकल्प बी हमारा सही हुआ। आगे देखते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। बहुत बार आप देखेंगे जब विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 4 विकल्प है, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और वल्लभ भाई पटेल। तो हम जानते थे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी की परिषद में पहले भारतीय की नियुक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की गई थी। विकल्प बी हमारा सही हुआ। अगला प्रश्न 9वां, भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता। बाद में तो भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन पहले नेता कौन थे उनकी बात करते हैं। 4 विकल्प था, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी। तो हम जानते हैं कि भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता हमारे राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं पंजाब में हुआ था। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्या में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला जो बाग है उसमें लोग इकट्ठा हुए थे। 4 विकल्प, महात्मा गांधी, सियार दास, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय। तो उसमें लाला लाजपत राय पर तो लाठी बरसी थी और उनकी मौत हो गई थी, लेकिन यह किसके लिए सभा का आयोजन किया गया था, किसकी गिरफ्तारी के उपरांत, प्रश्न यह पूछ रहा है। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के खिलाफ वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। हमारा विकल्प बी सही हुआ। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है। केरल, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न जनसंख्या से है, सेंसस से है। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 27%, 17.5%, 16% और 24%। तो हम जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की हिस्सेदारी 17.5% है। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भले ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है, उसके जगह पर नीति आयोग द्वारा स्थापित योजनाओं को चालू कर दिया गया है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था। भारी संयंत्रों जैसे दिया गया। इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। कृषि सुधार महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं बार बार। तो यह पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 4 विकल्प दिया गया है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और ये सभी। तो हम जानते थे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान
दुर्गापुर में भी इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, भिलाई में भी, राउरकेला में भी। तो हमारा विकल्प डी, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से कौन ढका है? 4 विकल्प हैं, पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली और पश्चिमी घाट। तो हम जानते हैं, ये सब रटने वाले प्रश्न है कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। भारत का जो पश्चिमी घाट है वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। अगला हमारा 15वां प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? बहुत बार प्रश्न पूछता है, कामागाटा मारू क्या था? स्टीमर था, जहाज का नाम था। किसने मना कर दिया था? 4 विकल्प था, कनाडा, यूएसए, चीन और भारत। तो हम जानते हैं कि कनाडा ने ऐसा काम किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? जो डेवलपमेंट है उसका भारतीय मॉडल है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है? राज्य, व्यक्ति, पहला राज्य है, दूसरा व्यक्ति है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का विकास का जो भारतीय मॉडल है वह राज्य की भी हितों की सुरक्षा करता है और व्यक्ति के भी हितों की सुरक्षा करता है। तो हमारा ए विकल्प और बी विकल्प दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हुआ, क्योंकि इसमें ए और दोनों विकल्प हैं। इसका अर्थ क्या होता है? उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, खेती में सरकारी भागीदारी बढ़ाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विनिवेश, विनिवेश मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि विनिवेश के जरिए ही भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे और प्राइवेट बैंक थे, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या को कम की जा रही है, एक में दूसरे बैंकों को मर्ज कर दिया जा रहा है। अर्थात विनिवेश में क्या होता है कि जो उद्यम होते हैं उसमें गवर्नमेंट की भागीदारी को कम कर दिया जाता है। गवर्नमेंट की भागीदारी को कम करने को ही विनिवेश कहा जाता है। तो जो उद्यमों में सरकारी भागीदारी कम करना, इसी को हम विनिवेश कहते हैं, विकल्प ए। अगला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क जिसको कहते हैं, सार्क की स्थापना कब की गई? वर्ष 1985, 86, 87 और 88। तो हम जानते हैं कि सार्क की स्थापना, सार्क जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, की स्थापना वर्ष 1985 में की गई। श्रमिक, अगला प्रश्न, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? संतुलन, नकदी मजदूरी में गिरावट होती है, श्रमिक के संतुलन परिणाम में गिरावट होती है, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है और श्रमिक मांग वक्रताई और स्थानांतरित होता है। तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर क्या होता है? जो श्रमिक है, जैसे कोई 1 घंटे काम कर रहा था, अब उसकी उत्पादकता 2 घंटे काम करने लगा, तो इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा कि जो प्रतियोगी फर्म है, जो और इस टाइप के जो फर्म है, को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। कि एक श्रमिक पहले 5 पेन का निर्माण करता था, अब 6 का करने लगा, तो अब हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। तो वही बात कह रहा है कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगला 20वां प्रश्न है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत है या नहीं है, प्रश्न पर ख्याल करना है। पूछा है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? अन्य स्रोतों से आय, पूंजीगत लाभ से आय, कृषि से आय, गृह संपत्ति से आय। तो आयकर अधिनियमों के अंतर्गत इनमें से जो कृषि से आय होता है वह आयकर नियमों के अधीन आय का स्रोत नहीं माना जाता है, विकल्प सी। संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्व, मूलाधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो हम मूल अधिकार को, जिसे हम मूलाधिकार कहते हैं, इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के में 3 प्रकार के आपात उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और यह वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो जो इसमें विकल्प होगा वही हमारा सही होगा। 4 विकल्प है, अनुच्छेद 350, 312, 352 और 280। तो विकल्प भी हमारा सही हुआ। आगे, अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसके पास है? जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं,
उसके सृजन की, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा होता है, किसके पावर के पास उसकी पावर है? उच्चतम न्यायालय, मंत्री परिषद, संसद और प्रधानमंत्री। तो हम जानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की शक्ति पर पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट मतलब संसद को है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के सम्मिलन से हमारे भारत के संसद का निर्माण होता है। हम अपने पॉलिटी वाले सेशन में इस बारे में विस्तृत बात करेंगे। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, रूस में समाजवादी क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसका विकल्प ए होगा। औद्योगिक क्रांति से हमारे भारतीय संविधान के निर्माण का कोई लेना देना नहीं। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से क्या होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो लोकसभा में जो बहुमत दल अर्थात सत्ताधारी दल का जो नेता होता है उसी को तो प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री का चयन होता है, निर्वाचन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, मनोनयन होता है, या आप कमेंट में बताइएगा। तो यह कौन होता है? प्रधानमंत्री। विकल्प ए आर। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? यह इसका रासायनिक नाम है। पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, वुडन क्राफ्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? अयस्क मतलब चूर्ण, लोहे का चूर्ण इसमें से कौन सा है? डोलोमाइट, लौह उल्का, सेंधा नमक, गेलेना या साधारण कच्चा शीशा। तो हम जानते हैं कि इसमें से लोहे का अयस्क क्या होगा? लौह उल्का। विकल्प सी। अगला प्रश्न, अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। चेचक का टीका, पेनिसिलिन का टीका, पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका। तो जो अल्बर्ट साबिन है उन्होंने पोलियो के टीके का विकास किया था। विकल्प बी। आपतन बिंदु पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। पृष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलंब, परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि जो अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो वाटर, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। विकल्प हमारा डी सही हुआ। निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। अब समझिए 7 के प्रथम 10 गुणक, इसका मतलब 7 का प्रथम गुणक 7 धन 1, 7 गुणे 2, ऐसे ऐसे करेंगे। 7 गुणे 10 बटा में हम 10 कर देंगे। जितना हमारा आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 38.5 आएगा। एवरेज हम जानते ही हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, उसी को हम औसत कहते हैं। अब इसके वर्गमूल की बात होगी। 24,649 का वर्गमूल क्या है? तो 24,649 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 24,649 का वर्गमूल निकालने आप लोगों को आता ही है। 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक के क्रम में 1 हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ ये 2 हो जाएगा, 1 4 6 बचा। तो इसमें हम लेंगे यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 25 5 125 होगा। 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 30 होगा, फिर 49 आएगा। तो हम कौन सी संख्या लेंगे? तो यहाँ 7 लेंगे, यहाँ 7 लेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2149 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा। प्रश्न की तरफ वापस आते हैं। आम के दाम में 10% की कमी कर दी गई, पुनः इस कम किए गए दाम में 10% की वृद्धि हो गई। तो आम के दाम में कितने प्रतिशत की कमी हुई? मान लीजिए आम हमने 100 रुपए का खरीदा, तो खरीदे गए दाम में 10% की कमी हो गई, मतलब 90 रुपए का हुआ। फिर इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 90 का 10 बटा 100 मतलब 9 रुपया हुआ। तो मतलब 99 रुपया में बेचा गया। तो 100 रुपए का खरीदा गया, 99 रुपए में बेचा गया, तो 1 रुपए का घाटा हुआ। 100 रुपए में 1 मतलब 1% मूल्य में कमी हुई। अगला,
दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुना है। इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है। तो संख्या कौन सी होगी? विकल्प से ही देख लेंगे हम। 52 का अंक पलटेंगे, 25 करेंगे तो यह 18 नहीं होगा। 62 का 26 करेंगे तो ये भी 18 नहीं होगा। 72 का 27 करेंगे, ये भी 18 नहीं होगा। लेकिन 42 और 24 करेंगे, घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर देंगे। और अगला अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसको हमें पहचानना है। सीता घर चली, राम ने ग्रंथ पढ़ा, राम पहाड़ पर चढ़ा, हमने सामने बैठे। तो हम सामने बैठे ने यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगा है वह गलत है। आगे संधि विच्छेद की बात करते हैं। पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। तो पित्राज्ञा, पित्र धन आज्ञा, इसको हम बोलेंगे पित्राज्ञा। पितृ धन आज्ञा जिसमें होगा उसको हम सही कर देंगे। विकल्प सी हमारा सही हुआ। अहंकार शब्द के लिए, अहंकार मतलब घमंड, सही प्रवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में इसी के ही है, प्रवाची अहंकार के ही, लेकिन 1-2 गलत है। हमें सही देखना है। अभिमान दम्म, दम नहीं होता है, दर्प नहीं, दर्प होता है, अभिमान भी होता है लेकिन दम नहीं होता है। अभिमान होता है, दम होता है, लेकिन ये सर्प नहीं होता है। अभियान नहीं होता है, अभिमान होता है। तो हमारा विकल्प सी बचा। अहंकार का पर्यायवाची अभिमान, दंभ और दर्प तीनों होता है। दर्प, दर्प महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। अगला, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? उदय हम जानते हैं अस्त होगा, आस्त होगा, आसत होगा, आस्ता होगा। तो उदय का विलोम क्या होता है? अस्त। तभी तो सूर्यास्त बना है, सूर्योदय बना है, तो अस्त इसका विलोम शब्द होगा। शुद्ध वर्तनी का, शुद्ध वर्तनी भी कई बार पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है। तो हम जानते हैं कि अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है, अस्पृश्यता। तो जो ऐसे होगा तो विकल्प सी हमारा सही होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। 4 विकल्प है, श्रीहरिकोटा, बंगलुरु, चांदीपुर और मुंबई। तो हम जानते हैं कि इसरो का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो इनका संबंध कथक से है। प्रश्न अगला है, 43वां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? महात्मा गांधी, भीकामा जिकामा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पिंगली वेंकैया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था उसकी रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विशिष्ट एजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, इसको हम WHO कहते हैं, इसको ILO कहते हैं, इसको WTO कहते हैं, इसको यूनेस्को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी विश्व व्यापार संगठन नहीं है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कि कौन सा एक सही मेल नहीं है? ये केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और राजधानी है। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इस समय इसकी राजधानी बदल के श्री विजयपुरम हो गई है। राजधानी बदलने के पीछे क्या कारण है, इस पर और पोर्ट ब्लेयर के इतिहास को ध्यानगत रखते हुए, और इस पर पूरा एक हमारा वीडियो है, इल्विन क्लासेस चैनल पर आप जाएंगे तो ये वीडियो मिल जाएगा पोर्ट ब्लेयर के इतिहास के नाम से। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल सही। लक्षद्वीप की कवरत्ती या कवारती लिखा जाता है। दादरा और नागर हवेली की सिलवासा। पुडुचेरी की चेन्नई नहीं है, पुडुचेरी की जो राजधानी है वह पुडुचेरी ही है। तो ये हमारा विकल्प सही हुआ क्योंकि यह मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात कर रहा है। 4 विकल्प है, विनोबा भावे, JP नारायण, किरण बेदी, अमिताभ चौधरी। तो मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे जी थे। अगला प्रश्न हमारा है, गिर वन अभ्यारण्य कहाँ है? गिर वन अभ्यारण्य बार बार पूछा जाता है। 4 विकल्प है, कर्नाटक, केरल, गुजरात और राजस्थान। तो हम जानते हैं गिर वन अभ्यारण्य गुजरात में है। अगला प्रश्न हमारा आता है, सूरत किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती, माही, नर्मदा और लूनी। तो हम जानते हैं कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा है। बिहू कहाँ का प्रमुख त्योहार है? बिहू कहाँ का प्रमुख त्योहार है? 4 विकल्प है, असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम।
तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। अगला, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? 4 विकल्प, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दी गई थी? कमेंट में बताइएगा। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ओजापाली कहाँ का स्थानीय नृत्य है? ओजापाली कहाँ का स्थानीय नृत्य है? बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। असम, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। तो ओजापाली असम का स्थानीय नृत्य है। ये रहा आज का यह हमारा पूरा पेपर सॉल्व। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, एडविन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों तक। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ प्रतिदिन हम उपस्थित होते हैं। हमारी कक्षाएं जीएस करंट अफेयर्स की नियमित आती रहती है। कृपया देखें, उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।